हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको टीआरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम के व्यू से यदि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 3 से 4 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसका इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन सभी कुछ हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है या टीआरएनए क्या होता है, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। ठीक है, तो जो आपका टीआरएनए होता है, सबसे पहली बात, ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एमआरएनए और आरआरएनए की तुलना में। ठीक है, तो जो आपका टीआरएनए है वो साइज़ में सबसे छोटा होता है और घुलनशील होता है। ठीक है, ये आपका घुलनशील प्रकृति का होता है टीआरएनए। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो आपका टीआरएनए, सबसे पहली बात, ये साइज़ में काफ़ी छोटा होता है और घुलनशील आरएनए होता है, अतः इसे विलय आरएनए या एस आरएनए भी कहा जाता है। एस आरएनए यानी सॉल्यूबल आरएनए के नाम से भी जाना जाता है आपका टीआरएनए। ठीक है, देन इसके बाद कहा गया है कि कोशिका में स्थित कुल आरएनए का मात्र 10% भाग आपका टीआरएनए का होता है। ठीक है, कोशिका में जितना भी आपका आरएनए प्रेजेंट होगा उसका 10% मात्रा आपकी टीआरएनए की होती है। ठीक है, देन इसके बाद कहा गया है कि जो आपका टीआरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो एसिड को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक तथा एमआरएनए के विशिष्ट कोडोन तक स्थानांतरित करता है, इसीलिए इसे टीआरएनए के नाम से जाना जाता है। चूँकि इसका जो काम है वो विशिष्ट कोडोनों को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने का है, इसीलिए इसे ट्रांसफ़र आरएनए के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या करता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उस समय एमिनो एसिड जो होते हैं उनको कोशिका द्रव्य से लेकर राइबोसोम तक, देन जो विशिष्ट कोडोन होते हैं उनको एमआरएनए के द्वारा जो है वो स्थानांतरित करता है यानी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसीलिए इसे ट्रांसफ़र आरएनए या टीआरएनए के नाम से जाना जाता है। देन इसके बाद कहा गया है कि प्रत्येक कोशिका में विशिष्ट प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। टीआरएनए जो है वो सेम नहीं पाए जाते हैं, काफ़ी सारे प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। चूँकि ये प्रोटीन के सिंथेसिस का कार्य करते हैं, इसीलिए ये विशिष्ट प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, देखा जाए तो प्रत्येक कोशिका में लगभग 20 प्रकार के टीआरएनए आपके पाए जाते हैं। देन इसके बाद कहा गया है प्रत्येक टीआरएनए अणु में 60 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका टीआरएनए अणु है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 60 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर टीआरएनए की श्रृंखला बनती है। देन इसके बाद कहा गया है कि टीआरएनए को अनुकूलक अणु या एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल, मैं आपको इसके डायग्राम में बता दूंगी। चूँकि जो आपका टीआरएनए होता है वो एक तरफ से एमआरएनए से और दूसरी तरफ से अमीनो एसिड से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन में मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। ये आप इंट्रोडक्शन करके लिखेंगे। एक बात और गाइज आप याद रखेंगे, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको ऐसे पॉइंट टाइप से लिखेंगे तो आंसर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उनको ऐसे पॉइंट टाइप पर लिखिएगा, काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर में। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मैं बता देती हूँ आपको इसका फंक्शन यानी इसका कार्य। आपका जो टीआरएनए होता है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य है कि ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो एसिड के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाता है। कोशिका द्रव्य में जो जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो जो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको राइबोसोम तक ले जाता है। ये इसका मेन वर्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, ये इसका आप याद रखिएगा। ठीक है, अमीनो एसिड के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। बुक में यदि आप देखेंगे तो काफ़ी टफ लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रॉबर्ट हॉली नामक साइंटिस्ट थे। सबसे पहली बात, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। इन्होंने टीआरएनए की क्लोवर लीफ संरचना का प्रतिपादन किया। ठीक है, टीआरएनए की क्लोवर लीफ संरचना रॉबर्ट हॉली नामक साइंटिस्ट ने दी। ठीक है,
तो कुछ इस टाइप से इसकी संरचना होती है टीआरएनए की। ये संरचना कहलाती है आपकी क्लोवर लीफ संरचना, जो कि रॉबर्ट हॉली ने दी थी। ठीक है, सो देखिए ये जो आपका टीआरएनए है ये नीचे से एमआरएनए से जुड़ा होता है और एमआरएनए में काफ़ी सारे कोडोन्स पाए जाते हैं। कोडोन्स क्या होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक कोडोन बना होता है, जैसे कि GUC इन तीनों से मिलकर एक कोडोन बनाए, CAG इन तीनों से मिलकर एक कोडोन बनाए, GAG इन तीनों से मिलकर एक कोडोन बनाए। ठीक है, तो एमआरएनए जो होता है उसमें काफ़ी सारे कोडोन्स पाए जाते हैं और एमआरएनए में एक तरफ से आपका टीआरएनए जुड़ा होता है। वहीं यदि आप टीआरएनए को ऊपर से देखेंगे तो इसमें अमीनो एसिड जो है वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर से इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं। देन इसके बाद इसमें टी लूप होता है, इसमें एंटीकोडॉन लूप होता है और इसमें डी लूप होता है। ठीक है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाऊंगी तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो आपका टी लूप होता है इसे टी साइन सी लूप भी कहते हैं। टी साइन सी लूप का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो आपका टी लूप होता है इसमें राइबोसोमल बाइंडिंग साइट यानी इसमें राइबोसोम बाइंड करता है। ठीक है, वहीं आपका जो डी लूप होता है यहाँ पर एंजाइम बाइंड करता है। जो आपका ऊपर वाला लूप है इसे एक्सेप्टर साइट के नाम से जाना जाता है। वहीं आपका नीचे वाला जो लूप है इसे एंटीकोडॉन लूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो ये जो आपका डायग्राम है इसे मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती हूँ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं हम आगे। क्लोवर लीफ मॉडल के अकॉर्डिंग टीआरएनए की 4 भुजाएं होती हैं। सबसे पहला है ग्राही भुजा जिसे एक्सेप्टर आर्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्रतिकोडोन भुजा जिसे एंटीकोडोन आर्म के नाम से जाना जाता है। तीसरा है टी साइंसी भुजा जिसे टी साइंसी आर्म के नाम से जाना जाता है। और चौथा है DHU भुजा यानी DHU आर्म के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। सो जो सबसे ऊपर दी हुई है 5 और 3 वाली ये है आपकी एक्सेप्टर साइट यानी ग्राही भुजा। ठीक है, देन साइड में दी हुई है आपकी डी लूप और टी लूप। देन सबसे नीचे की ओर दी हुई है आपकी एंटीकोडॉन लूप यानी एंटीकोडॉन भुजा। ठीक है, तो ये हुई आपकी चारों भुजाएं। अब हम देखते हैं आगे की ओर क्या दिया हुआ है। एमआरएनए में कोडॉन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक कोडॉन बना होता है आपका। सो एमआरएनए में पाए जाते हैं आपके कोडॉन। टीआरएनए एमआरएनए के कोडॉन से जुड़ता है और टीआरएनए में एक तरफ से अमीनो एसिड जुड़ा रहता है, इसीलिए इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। सो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो आपका टीआरएनए है एक तरफ से एमआरएनए के द्वारा जुड़ा रहता है या फिर कहा जाए तो एमआरएनए के कोडॉन के द्वारा जुड़ा रहता है, वहीं दूसरी ओर से ये अमीनो एसिड के द्वारा जुड़ा रहता है, इसीलिए इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ। नीचे से ये एमआरएनए के द्वारा जुड़ा है या एमआरएनए के कोडॉन द्वारा जुड़ा है, वहीं ऊपर से ये अमीनो एसिड के द्वारा जुड़ा है, इसीलिए इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चारों इनकी भुजाएं, चारों इनके आर्म्स क्या क्या कहते हैं। सो सबसे पहली भुजा है आपकी एक्सेप्टर आर्म यानी ग्राही भुजा। सो इसके अंतर्गत दिया गया है टीआरएनए अणु के 3 प्राइम सिरे पर ACC नाइट्रोजनी क्षार का क्रम पाया जाता है। यानी कहा गया है कि जो आपका टीआरएनए होता है इसकी जो ग्राही भुजा होती है इस पे 2 सिरे पाए जाते हैं, एक 5 प्राइम सिरा और एक 3 प्राइम सिरा। तो जो आपका 3 प्राइम सिरा होता है उसमें ACC करके नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम पाया जाता है। सो जैसा कि आपको इसके डायग्राम में शो हो रहा है, जो आपका 3 प्राइम सिरा है इसमें ACC करके नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम पाया जाता है। ठीक है, सो यही कहा गया है इसके अंतर्गत। देन इसके बाद कहा गया है प्रत्येक टीआरएनए की संरचना अलग अलग होती है लेकिन सभी में 3 प्राइम सिरे पर ACC नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम पाया जाता है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अलग अलग प्रकार के आपके टीआरएनए पाए जाते हैं। लगभग यदि देखा जाए तो आपके 20 टाइप के टीआरएनए पाए जाते हैं और इनमें 60 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपके टीआरएनए पाए जाते हैं लेकिन सभी में 3 प्राइम सिरे पर आपके ACC नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया।
इसीलिए इसे अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहा जाए तो टीआरएनए में अमीनो एसिड के 3 प्राइम सिरे पर COOH समूह के द्वारा जो जुड़े रहते हैं वही आपके अमीनो एसिड होते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ कि इसके जो आपके 3 प्राइम सिरा होता है टीआरएनए का एक्सेप्टर साइड में, उसमें OH करके जो ग्रुप जुड़ा है वही आपका अमीनो एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो 3 प्राइम सिरे पर COOH करके आपके ग्रुप जुड़े होते हैं वही आपके अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए इसे अमीनो एसिड साइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो ये हुई आपकी फर्स्ट साइट जिसे कहते हैं एक्सेप्टर साइट यानी ग्राही भुजा। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड है आपकी प्रतिकोडोन भुजा यानी एंटीकोडोन आर्म। इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये जो आपकी आर्म होती है प्रतिकोडोन आर्म, ये ग्राही भुजा के जस्ट विपरीत होती है। जस्ट विपरीत कहा जाए तो जो आपकी एक्सेप्टर आर्म यानी ग्राही भुजा होती है इसी के जस्ट नीचे आपकी पाई जाती है एंटीकोडोन लूप, इसीलिए ये आपकी ग्राही लूप के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, सो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है एक्सेप्टर साइट के जस्ट अपोजिट है आपकी एंटीकोडोन लूप। ठीक है, देन इसके बाद कहा गया है कि ये जो आपकी प्रतिकोडोन भुजा होती है यानी एंटीकोडोन आर्म होती है, ये टीआरएनए अणु के एक सिरे पर 3 नाइट्रोजनी क्षार एंटीकोडोन का निर्माण करते हैं जो एमआरएनए पर स्थित कोडोन को चिन्हित करते हैं। सो इस पॉइंट को मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। कहा गया है कि जो आपकी एंटीकोडोन लूप होती है इसमें CUC करके आपके एंटीकोडोन पाए जाते हैं जो कि एमआरएनए पर स्थित कोडोन को चिन्हित करते हैं। एमआरएनए में स्थित कोडोन GAG को चिन्हित करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद कहा गया है कि जो आपकी एंटीकोडोन लूप होती है इसके अंतर्गत एग्जाम्पल दिया हुआ है एमआरएनए पर GAG कोडोन है तो टीआरएनए पर CUC कोडोन है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में अभी दिखाया कि एमआरएनए पे GAG कोडोन था, वहीं टीआरएनए में देखा जाए तो इसके जस्ट अपोजिट था आपका CUC एंटीकोडोन। ठीक है, तो ये हुई आपकी सेकेंड साइड जो कि है आपकी एंटीकोडोन आर्म। थर्ड दिया गया है टी साइन सी आर्म यानी टी साइन सी लूप। ये जो आपकी भुजा होती है गाइस टीआरएनए को राइबोसोम से जोड़ने में सहायक होती है। ठीक है, तो जो टीआरएनए की राइबोसोम से जोड़ने वाली जो साइट होती है वो होती है आपकी टी साइन सी लूप यानी टी साइन सी भुजा। ठीक है, टी साइन सी मीन्स होता है थाइमिडीन, स्यूडोयूरेडीन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है टी साइन सी आर्म का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इस भुजा को राइबोसोम बाइंडिंग साइट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। यह टी या टी साइन सी लूप का निर्माण करता है। मेन पॉइंट ये है कि जो आपकी टी साइन सी भुजा होती है ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहलाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर टीआरएनए को राइबोसोम से जोड़ने में सहायक होती है। देन इसके बाद कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट है आपका DHU आर्म। तो जो आपकी DHU आर्म होती है ये D या DHU लूप निर्माण करती है। ठीक है, देन इसके बाद कहा गया है कि DHU मीन्स होता है आपका डाई हाइड्रोयूरेडीन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद कहा गया है इस भुजा में उपस्थित एंजाइम के द्वारा विशिष्ट सक्रिय अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ता है। तो जो आपका DHU आर्म होता है इसके द्वारा क्या होता है कि विशिष्ट जो आपके सक्रिय अमीनो एसिड होते हैं, जो आपके एक्टिव अमीनो एसिड होते हैं वो आपके टीआरएनए से जुड़ते हैं। ठीक है, देन इसके बाद कहा गया है यह अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ने का कार्य करती है। अमीनो एसिड बाइंड करते हैं टीआरएनए से DHU लूप की सहायता से। ठीक है, इस भुजा को एंजाइम बाइंडिंग साइट के नाम से भी जाना जाता है। सो जो आपकी टी साइन सी लूप है इसे राइबोसोम बाइंडिंग साइट के नाम से जाना जाता है और जो आपकी DHU लूप है इसे एंजाइम बाइंडिंग साइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो ये हुई आपकी टीआरएनए की चारों भुजाएं यानी चारों आर्म्स। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसका नोट्स आप मेरे साथ बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।